हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्जाम का एसके झा सर के द्वारा जो 1600 प्रश्न लाया गया है उसको करवाने वाला हूं। मैं आज जो करवाने वाला हूं 701 प्रश्न से करवाने वाला हूं और इसके सारे प्रश्न, इसके पिछले सारे प्रश्न का मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग जाकर वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है सब सारे प्रश्न एनसीईआरटी और नए पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग जो है कि देख कर जाइए, क्योंकि निश्चित सफलता इसे मिलने वाली है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि हिटलर ने अपनी विचारधारा के विरोधियों को कैसे नियंत्रित किया। हिटलर ने अपनी विचारधारा के विरोधियों को कैसे नियंत्रित किया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त पुलिस गेस्टापो का संगठन पर। गुप्त पुलिस गेस्टापो के संगठन पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रमुख प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी का प्रमुख प्रतीक क्या था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक चिन्ह इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विरोधियों का दमन किसके द्वारा किया गया। राजनीतिक विरोधियों का दमन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर के द्वारा। हिटलर के द्वारा किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिटलर ने अपने सैनिक शक्ति का प्रयोग किसके खिलाफ किया। हिटलर ने अपने सैनिक शक्ति का प्रयोग किसके खिलाफ किया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदियों के खिलाफ। यहूदियों के खिलाफ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि यूरोप में सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति कौन थी। यूरोप में सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति कौन थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न कि हिटलर की विदेश नीति का खास लक्ष्य क्या था। हिटलर की विदेश नीति का खास लक्ष्य क्या था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिक शक्ति का निर्माण। सैनिक शक्ति का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न कि हिटलर की विदेश नीति का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। हिटलर की विदेश नीति का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्साय संधि को भंग करना। वर्साय संधि को भंग करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कि सुरक्षित राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले किस कदम को उठाया। सुरक्षित राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले किस कदम को उठाया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संघ से पृथक होना। राष्ट्र संघ से पृथक होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सन 1935 में हिटलर द्वारा किए गए किस घोषणा ने विश्व संकट को बढ़ाया। सन 1935 में हिटलर द्वारा किए गए घोषणा ने विश्व संकट को बढ़ाया। विश्व संकट को बढ़ाया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रसनेशीय संबंधित सभी धाराओं को लागू करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पोलैंड के साथ हिटलर ने किस वर्ष असहमति संधि की। पोलैंड के साथ हिटलर ने किस वर्ष असहमति संधि की। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जर्मनी और इटली के मध्य राइन संधि कब हुई। जर्मनी और इटली के मध्य राइन संधि कब हुई। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। 1935 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राइनलैंड का कब्जा किस राष्ट्र के साथ हुई संधि का परिणाम था। राइनलैंड का कब्जा किस राष्ट्र के साथ हुई संधि का परिणाम था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1933 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जर्मनी ने खुद को अलग किया। सन 1933 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जर्मनी ने खुद को अलग किया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संघ। दोस्तों, अगला प्रश्न कि हिटलर ने तानाशाही की पहल कब की। हिटलर ने तानाशाही की पहल कब की। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न है 1935 की किस संधि के तहत हिटलर ने जर्मनी की सेना को बढ़ाने पर प्रतिबंध स्वीकार किया। 1935 की
1935 की किस संधि के तहत हिटलर ने जर्मनी की सेना को बढ़ाने पर प्रतिबंध स्वीकार किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रजनी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोम बर्लिन धुरी किसके बीच का संधि थी? रोम बर्लिन धुरी किसके बीच का संधि थी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और इटली ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ? रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कॉमिंटर्न विरोधी संप्रदाय का गठन किसने किया? कॉमिंटर्न विरोधी संप्रदाय का गठन किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलर, जापान और इटली ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कॉमिंटर्न विरोधी संप्रदाय संधि किसके खिलाफ थी? कॉमिंटर्न विरोधी संप्रदाय संधि किसके खिलाफ थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के खिलाफ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसने रोम बर्लिन धुरी की स्थापना की और क्यों? किसने रोम बर्लिन धुरी की स्थापना की और क्यों? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर और इटली ने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिटलर ने किस देश के समर्थन से चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया? हिटलर ने किस देश के समर्थन में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और इंग्लैंड ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौते के तहत किसे जर्मन जाति को दे दिया गया? सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौते के तहत किसे जर्मन जाति को दे दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुडेटेनलैंड ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिटलर ने चेक गणराज्य पर कब कब्जा किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मीन कैंप किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर की रचना है। ये हिटलर की आत्मकथा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूर था। कौन था? रूर था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद संभाला कब संभाला था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1933 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक साम्राज्यों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, व्यापार के माध्यम से आर्थिक और सांस्कृतिक रूपांतरण। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रेंच कंपनी का स्थापना वर्ष क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1664 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि भारत में डच कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और व्यवसाय ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करना ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि दास व्यापार का विकास किस कारण से हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक
के खोजों के परिणाम स्वरूप, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि राजी वायर का प्रवर्तक कौन था? राजी वायर का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडोल्फ हिटलर था। राजी वायर का प्रवर्तक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जर्मनी के किन सत्ता को किस प्रकार से संबोधित किया था? जर्मनी के निम्न सत्ता को किस प्रकार से संबोधित किया जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूहरर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर पुलिस। ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर पुलिस था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि वर्साय संधि ने हिटलर की उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? वर्साय संधि ने हिटलर की उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी ऊपर के कारण यानी कि प्रतिबंधों के कारण, आर्थिक संकट के कारण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी ऊपर के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी कारण था। तो अगला प्रश्न है कि वाइमर गणराज्य राजी वायर के उदय में सहायक बना कैसे? वाइमर गणराज्य राजी वायर के उदय में सहायक बना कैसे? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी ऊपर के कारण की राजनीतिक संकट भी है और आर्थिक अस्थिरता, विपक्ष की कमजोरी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी ऊपर के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नाजीवाद के कारण यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? नाजीवाद के कारण यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ऊपर के कारण, आक्रामक नीतियों के कारण, सैनिक विस्तार के कारण और डिक्टेटरशिप के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी ऊपर के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वन संपदा का महत्व किस कारण से है? भारत में वन संपदा का महत्व किस कारण से है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न जातियों एवं जनजातियों के निवास का कारण। विभिन्न जातियों एवं जनजातियों के निवास का कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न कि संथाल, कोल, हो और भील आदिवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? संथाल, कोल, हो और भील आदिवासी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों में किसका नाम सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों में किसका नाम सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ऑप्शन नंबर ए, बस्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या नीतियां अपनाई? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या नीतियां अपनाई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें वन से हटाने की योजनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा अगला प्रश्न है कि आर्य शब्दों में राज्य व्यवस्था के लिए सिंहासन और सभा एवं पुरुष प्रणाली का उल्लेख किस समाज के संदर्भ में हुआ है? आर्य शब्दों में राज्य व्यवस्था के लिए सिंहासन और सभा एवं पुरुष प्रणाली का उल्लेख किस समाज के संदर्भ में हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समाज। ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समाज इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि संस्था एवं समीकरण प्रणाली किस समय की है? संस्था एवं समीकरण प्रणाली किस समय की है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी काल के समय की है। कब की दोस्तों? आदिवासी काल की समय की है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि प्राकृतिक जीवन में आदिवासी समाज किन चीजों में परम संपूर्णता हासिल करता है? प्राकृतिक जीवन में आदिवासी समाज किन चीजों में परम संपूर्णता हासिल करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह, ग्राम एवं शिक्षा में। गृह, ग्राम एवं शिक्षा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आदिवासी जीवन किस प्रकार की संपत्ति पर
सबसे ज़्यादा निर्भर था? आदिवासी जीवन किस प्रकार की संपत्ति पर सबसे ज़्यादा निर्भर था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक संपत्ति। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल का क्या प्रभाव है? आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल का क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एकता को बढ़ावा। सामाजिक एकता को बढ़ावा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समाज में महिलाएं किस कार्य में पुरुषों का साथ देती थी? आदिवासी समाज में महिलाएं किस कार्य में पुरुषों का साथ देती थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत और नृत्य कला। संगीत और नृत्य कला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि आदिवासी समाज के जीवन पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव डाला? आदिवासी समाज के जीवन पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव डाला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकारी कार्यों पर प्रतिबंध। शिकारी कार्यों पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों द्वारा किस वर्ष वन सेवा की स्थापना की गई? आदिवासियों द्वारा किस वर्ष वन सेवा की स्थापना की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सन 1865 में किस अधिनियम को पारित किया गया? सन 1865 में किस अधिनियम को पारित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ईसाई मिशनरियां किन क्षेत्रों में प्रभावी रही? ईसाई मिशनरियां किन क्षेत्रों में प्रभावी रही? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि ईसाई मिशनरियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ईसाई मिशनरियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिता नागपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिले हैं। लोथल से मिले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि महाजनपद कालीन नगर किस नगर से प्राप्त हुआ है? महाजनपद कालीन नगर किस नगर से प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पा स्थल समुद्र के पास स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल समुद्र के पास स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ऑप्शन नंबर ए, लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित नगर योजना। व्यवस्थित नगर योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका प्रमुख नगर हड़प्पा था। क्योंकि इसका प्रमुख नगर जो है हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी देवी देवता, पशु, पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कि हड़प्पाई लोग किस प्रकार से जानवरों का पूजन करते थे? हड़प्पाई लोग किस प्रकार से जानवरों का पूजन करते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के मूर्तियों का निर्माण। प्राणियों के मूर्तियों का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता प्रश्न है कि नगरीकरण के लिए क्या आवश्यकताएं होती थी हड़प्पा सभ्यता में? नगरीकरण के लिए
क्या आवश्यकताएं होती थी हड़प्पा सभ्यता में? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आवास और सड़कें, नाली व्यवस्था और जल प्रबंधन और वाणिज्य और ज्ञान का प्रसार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का पता कब चला? हड़प्पा संस्कृति का पता कब चला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं सदी में। 19वां सदी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगरीय सुविधा क्या थी? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगरीय सुविधा क्या थी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकसित जल प्रबंधन, विशाल अन्नागार और व्यवस्थित सड़कों का नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? वैदिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक युग का समय क्या है? ऋग्वैदिक युग का समय क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक युग का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य के तहत कौन सा वेद आता है? वैदिक साहित्य के तहत कौन सा वेद आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद आता है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद आता है। दोस्तों अगला प्रश्न कि ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 है। कितनी दोस्तों? 9 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 है। ऑप्शन नंबर बी 13 है। अगला प्रश्न है कि अरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? अरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 है। ऑप्शन नंबर डी 6 है। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 108 है। ऑप्शन नंबर डी 108 है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? वैदिक युग को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है कि वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। ऑप्शन नंबर ए, श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कि वेदों की भाषा को क्या कहा जाता है? वेदों की भाषा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऋषि है। ऑप्शन नंबर बी ऋषि है। अगला प्रश्न है कि आर्यों की विशेषताओं में कौन नहीं शामिल है? आर्यों की विशेषताओं में कौन नहीं शामिल है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवताओं में श्रद्धा रखना। देवताओं में श्रद्धा रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वेदों के विरोधियों में मुख्य रूप से कौन थे? वेदों के विरोधियों में मुख्य रूप से कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवताओं और यज्ञ। देवताओं और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि वेदों का संकलन किस प्रकार से हुआ था? वेदों का संकलन किस प्रकार से हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावण। ऑप्शन नंबर बी श्रावण इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्रवण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किस भाषा का पढ़ना वैदिक संस्कृत से भिन्न था? किस भाषा का पढ़ना वैदिक संस्कृत से भिन्न था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, प्राकृत संस्कृत। प्राकृत संस्कृत। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्यों का भारत आगमन किस युग में हुआ था? आर्यों का भारत आगमन किस युग में हुआ था?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? वैदिक युग में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न कि धूप मृत भांड किस युग की वस्तु है? धूप मृत भांड किस युग की वस्तु है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक युग की, प्रागैतिहासिक युग की है। दोस्तों आगे बढ़ता प्रश्न है कि सप्त सिंधव का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सप्त सिंधव का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आर्यों की बसावट का प्रमुख स्थान कहाँ था? आर्यों की बसावट का प्रमुख स्थान कहाँ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब था। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक युग में कार्य कहाँ तक बस गए थे? आर्य, उत्तर वैदिक युग में आर्य कहाँ तक बस गए थे? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के किस स्थान तक बसने का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के किस स्थान तक बसने का उल्लेख है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज व्यास झेलम, सतलज व्यास झेलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि सप्त सिंधु क्षेत्र किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? सप्त सिंधु क्षेत्र किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में कौन सी आर्थिक व्यवस्था प्रमुख थी? ऋग वैदिक काल में कौन सी आर्थिक व्यवस्था प्रमुख थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल के लोग किस धार्मिक मान्यता से जुड़े थे? ऋग वैदिक काल के लोग किस धार्मिक मान्यता से जुड़े थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। दोस्तों अगला प्रश्न कि ऋग वैदिक काल में कौन सी नदियां महत्वपूर्ण थी? ऋग वैदिक काल में कौन सी नदियां महत्वपूर्ण थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्त सिंधु क्षेत्र की नदियां, सप्त सिंधु क्षेत्र की नदियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी उनका क्या महत्व था? ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी उनका क्या महत्व था? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे धनी माने जाते थे, वे धनी माने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऋग्वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायों की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए, गायों की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके लिए किया जाता था? ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके लिए किया जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार के लिए। ऑप्शन नंबर ए, सरदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि समिति और सभा के सदस्यों में कौन शामिल हो सकते थे? समिति और सभा के सदस्यों में कौन शामिल हो सकते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग शामिल हो सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में विष का स्थान किसने लिया? ऋग्वैदिक काल में विष का स्थान किसने लिया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा ने लिया। ऑप्शन नंबर सी, सभा ने लिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समिति की बैठक में किसका चयन अनिवार्य था? समिति की बैठक में किसका चयन अनिवार्य था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा का। ऑप्शन नंबर ए, राजा का इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल में कृषि के लिए एक स्थान पर कितने महीने रहना अनिवार्य था? ऋग्वैदिक काल में कृषि के लिए
एक स्थान पर कितने महीने तक रहना अनिवार्य था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 महीने तक। ऑप्शन नंबर सी 4 महीने तक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों के जुड़े देवी देवताओं की पूजा किस उद्देश्य से की जाती थी? ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े देवी देवताओं की पूजा किस उद्देश्य से की जाती थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धन, संतान एवं युद्ध में विजय। धन, संतान एवं युद्ध में विजय के उद्देश्य से की जाती थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनकों और धागों का काम कौन लोग करते थे? मनकों और धागों का काम कौन लोग करते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिल्पकार। ऑप्शन नंबर सी शिल्पकार। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इससे आगे का जो मैं प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।